हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर। इसमें हम मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस: सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। दीज आर द मेजर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। आज हम स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जैसे ही कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी एक कंपाउंड को या स्पीशी को दूसरी स्पीशी के द्वारा रिप्लेस कर देना प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो इसी तरह अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है या जो हमारा रिएक्टेंट है या अभिकारक है, वो अगर किसी दूसरे रिएजेंट से अभिक्रिया करता है और उसके साथ मिलके, फॉर एग्जाम्पल ए बी ने एक्स के साथ अभिक्रिया की और ए एक्स बना लिया और बी जो है वो एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाता है, तो बी का स्थान एक्स ने ले लिया। तो इस तरह की अभिक्रियाओं को हम सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं कहते हैं, परंतु इनमें कोई भी बॉन्ड में चेंज नहीं होता। जैसे अगर सिग्मा बॉन्ड पहले भी था और सिग्मा बॉन्ड अभी भी है, केवल एटम का डिफरेंस आया है कि एटम जो है वो दूसरा उसके स्थान पर लग जाता है, यानी दोनों ही एटम्स का नेचर सेम होना चाहिए, तभी ये सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया हो पाएगी। तो इस तरह से इसको हमने सब क्लासेस में बांटा है: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो आधार हैं, ये इस आधार पर हैं कि आने वाली स्पीशी किस प्रकार की होगी। जैसे अगर अटैकिंग स्पीशी X is nucleophile, then it is nucleophilic substitution reaction. If X is electrophile, then it is electrophilic substitution. And if X is free radical, then it is free radical substitution. तो इस तरह से हमने इनको 3 कैटेगरीज में बांटा है। सबसे पहले हम आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आप देख रहे हैं कि जो अटैकिंग स्पीशी होगी वो न्यूक्लियोफाइल होगी, यानी कार्बन के साथ एक ऐसा ग्रुप लगा हो जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल जाएगा और एज अ न्यूक्लियोफाइल, और उसकी एज अ नेगेटिवली चार्ज एटम, और उसकी जगह कोई दूसरा नेगेटिवली चार्ज एटम हो या ऐसा कोई कंपाउंड ग्रुप हो जिस पर लोन पेयर्स हों, जिनको हम न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। तो अगर जो आने वाला ग्रुप है वो भी न्यूक्लियोफाइल होगा, तो इन अभिक्रियाओं को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, ये 2 तरह की होती हैं कि एक तो C और X बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग हो, और एक C और X बॉन्ड जो है वो आसानी से टूट जाए। तो इनको हमने 2 कैटेगरीज में बांटा है, SN1 एंड SN2। SN1 मैकेनिज्म कहलाता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर। और इसी तरह SN2 है कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर, यानी इसमें जो 2 है दैट इज नॉट अ पावर, इट इज कॉल्ड बायमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपको मैं बताऊंगी अभी कि व्हाई इट इज कॉल्ड बायमॉलिक्यूलर। तो इसमें देखिए, ये मैंने आपको पॉइंट्स वाइज इनको समझाया है और इन पॉइंट्स वाइज ही आपको इनको एक्सप्लेन करना होता है। SN1 मैकेनिज्म में देखिए, जो CX बॉन्ड है वो वीक होता है, और जब कोई न्यूक्लियोफाइल उसके विसिनिटी में आता है तो वो आसानी से टूट जाता है, और आसानी से टूटने के बाद वो एक आयन बनाता है, कार्बोकैटायन। यानी CX बॉन्ड जब टूटेगा तो X इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल जाता है और कार्बन बिकम्स पॉजिटिव, तो कार्बोकैटायन बनता है। और इससे क्या होगा कि कार्बोकैटायन बना एज अ इंटरमीडिएट, और उसके बाद वो दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करके और अपना प्रोडक्ट बनाता है। यानी ये जो अभिक्रिया हुई ये 2 स्टेप्स में हुई, तो दिस इज अ 2-स्टेप प्रोसेस। SN1 मैकेनिज्म इज 2-स्टेप प्रोसेस। इसमें पहले स्टेप में एक जो सपोज एल्केल हैलाइड है, ये जो सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया जो है वो नॉर्मली एल्केल हैलाइड्स, अल्कोहल्स इनको देते हैं,
और कभी कभी एरिल हैलाइड्स भी इनको देते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था और हम आगे भी पढ़ेंगे। तो अभी हम एल्किल हैलाइड्स की बात करते हैं, क्योंकि ये एल्किल हैलाइड्स और अल्कोहल्स की कैरेक्टरिस्टिक अभिक्रियाएं हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इसमें देखिए एल्किल हैलाइड ने अपना जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लेके वो हाइड्रोजन एटम निकल गया है और कार्बन को पॉजिटिव कर दिया, कार्बोकैटायन बन गया। दूसरे स्टेप में कार्बोकैटायन जो है वो दूसरे न्यूक्लियोफाइल से जो इनकमिंग ग्रुप है उससे रिएक्ट करके इसमें अल्कोहल बना रहा है। तो क्योंकि कार्बोकैटायन बन रहा है, तो कार्बोकैटायन बनने की वजह से इसके जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, आपको पता है कि टर्शरी कार्बोकैटायन जो है वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है और उसके बाद सेकेंडरी, उससे कम सेकेंडरी होता है, उससे कम प्राइमरी होता है और उससे कम मेथिल कार्बोकैटायन होता है। तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स क्या रहेगी? जो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा बनेगा, सबसे पहले बनेगा या जो सबसे ज्यादा स्थायी होगा, वो जिससे बन रहा है एल्किल हैलाइड से, उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। यानी टर्शरी एल्किल हैलाइड जो है वो सबसे पहले रिएक्ट करेंगे, सबसे ज्यादा रिएक्ट करेंगे, आसानी से रिएक्ट करेंगे, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी, देन मेथिल हैलाइड्स। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मैंने आपको इसमें बताई है कि टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मेथिल हैलाइड्स या अल्कोहल्स, जो भी हमारा सबस्ट्रेट है। एक बात और है इसमें कि जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज अ स्लो स्टेप। इसके बारे में हम आगे एल्किल हैलाइड्स भी इसके नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे आगे। तो अभी मैं आपको बता देती हूं कि दिस इज जो फर्स्ट स्टेप है, यानी एल्किल हैलाइड से कार्बोकैटायन का बनना। एल्किल हैलाइड से कार्बोकैटायन का बनना इज अ स्लो स्टेप। तो आपने काइनेटिक्स में पढ़ा है कि जो स्लो स्टेप होता है वो ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारा कौन सा हुआ? फर्स्ट, जिसमें एल्किल हैलाइड से कार्बोकैटायन बन रहा है। तो दिस इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और इसमें हमारा जो रिएक्टेंट है वो एक ही रिएक्टेंट है, वो है एल्किल हैलाइड। यानी दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि आपको पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट्स की सम का जो सम होता है उसके पावर्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा एक ही रिएक्टेंट है, इसलिए दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ये जो कार्बोकैटायन बन रहा है ये अपने आप में एक स्पीशी है और इसको हम यूनिमॉलिक्यूलर भी इस वजह से कहते हैं, क्योंकि जो कार्बोकैटायन बना है वो भी एक अपने आप में सिंगल स्पीशी है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मैंने आपको बता दिया। इसमें मॉलिक्यूल का इन्वर्जन हो भी सकता है, यानी मॉलिक्यूल की स्टीरियोकेमिस्ट्री बदल भी सकती है और नहीं भी बदल सकती, क्योंकि कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। जब अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो वापस अपनी पुरानी ज्योमेट्री भी ले सकता है और या फिर नई ज्योमेट्री भी ले सकता है। अब क्योंकि ये आयोनिक प्रोसेस है तो ये पोलर सॉल्वेंट्स में आसानी से हो जाते हैं। पोलर सॉल्वेंट्स इनके आयनाइजेशन में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से जो CCl बॉन्ड है या CX बॉन्ड है वो आसानी से टूट जाता है। तो दिस इज SN1 मैकेनिज्म। नेक्स्ट है आपका SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, आसानी से नहीं टूटते और ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है। इसमें देखिए जो न्यूक्लियोफाइल है वो उसी टाइम जुड़ता है जिस टाइम CX बॉन्ड टूट रहा होता है, यानी बोथ द रिएक्शंस अंडरगो एट द सेम टाइम। यानी CCl बॉन्ड का टूटना और OH बॉन्ड का जुड़ना दोनों एक ही टाइम होते हैं। तो एक स्टेज ऐसी आती है जब CCl बॉन्ड पूरी तरह से टूटा नहीं है और COH बॉन्ड पूरी तरह से बना नहीं है। इस स्टेज को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट है और इसमें आप देखिए दो तरह के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, यानी एक तो एल्किल हैलाइड और एक OH।
तो इसमें कार्बन जो है वो पेंटावेलेंट हो जाता है। आपको मालूम है कार्बन की वैलेंसी हमेशा कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावेलेंट, 4 होती है इसकी वैलेंसी। लेकिन यहां पर ये एक स्टेज ऐसी है जिसमें कार्बन इज पेंटावेलेंट, क्योंकि 2 तरह के मॉलिक्यूल इसमें जुड़े हुए हैं। हालांकि CCl और COH बॉक्स जो बॉन्ड्स हैं वो पार्शियल हैं, लेकिन दोनों ही एक एट अ टाइम कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। तो दिस पेंटावेलेंट कार्बन इस के साथ ये जो मॉलिक्यूल है ये बाय मॉलिक्यूल कहलाता है, इसीलिए इसको बाय मॉलिक्यूलर अभिक्रिया कहते हैं, SN2। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो अब इसमें आप ये देखिए कि ये बहुत हाईली एनर्जेटिक होती है, बहुत अस्थायी होती है, क्योंकि पेंटावेलेंट कार्बन कभी हो नहीं सकता। ये कार्बन अपने को 4 वैलेंट 4 टेट्रावेलेंट बनने में की कोशिश करेगा जल्दी से जल्दी। तो इट इज द स्टेट ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा अस्थायी होता है और ये आसानी से टूट के अल्कोहल बना लेता है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ता है, तो कार्बन शुड नॉट बी हैवी, यानी अगर जितना ज़्यादा कार्बन हैवी होगा तो उसमें जो त्रिविम बाधा है वो ज़्यादा होगी और हमारा रिएक्शन आसानी से नहीं हो पाएगा। तो इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल होगा या ऑफ जो एल्किल हैलाइड्स हैं या जो भी हमारा रिएक्टेंट है, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN1 की अपेक्षा रिवर्स होगी, क्योंकि टर्शरी एल्किल हैलाइड जो होगा वो हैवी होगा और वो इस रिएक्शन को आसानी से नहीं देगा। इसलिए इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो एल्किल हैलाइड्स या अल्कोहल्स की चेंज हो जाती है, वो हो जाती है मैथिल हैलाइड या मैथिल अल्कोहल सबसे आसानी से ये अभिक्रिया देंगे। उसके बाद प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी, उससे सबसे कम टर्शरी एल्किल हैलाइड से अल्कोहल्स जो है वो इस अभिक्रिया को सबसे कम या स्लो देंगे। अब इसमें देखिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगी किस पर, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो क्योंकि ये सिंगल स्टेप ही है इसलिए यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो इसमें देखिए एल्किल हैलाइड के साथ OH दोनों ही रिएक्टेंट्स एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जबकि SN1 मैकेनिज्म हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो हमारे रिएक्टेंट्स का सम है, सम की जो उसका पावर होगी और वो जो पावर है दैट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए जिस साइड से हैलोजन एटम निकल रहा है वो साइड ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो OH ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड से अटैक करता है और जब जुड़ता है तो अपोजिट साइड ही जुड़ता है, क्योंकि सेम साइड जिस साइड्स पे आउटगोइंग ग्रुप लगा हुआ है वो साइड जो है वो अभी ऑक्यूपाइड है। तो इनकमिंग ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड से आता है। तो जो ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की, जैसे टेट्राहेड्रल है तो वो जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है वो रिवर्स हो जाती है, यानी लाइक एन इन्वर्टेड अम्ब्रेला को अगर आप नीचे जब हम खोलते हैं तो एक बॉन्ड को अगर हम मान लें उसके हैंडल को, और जो 3 बॉन्ड्स हैं वो लाइक एन अम्ब्रेला होते हैं टेट्राहेड्रन में, और अगर तेज हवा चलती है तो वो जो अम्ब्रेला का शेड है वो उल्टा हो जाता है और वो जो बॉन्ड्स हैं वो अपोजिट साइड में हो जाते हैं। तो इस तरह से ये लाइक एन इन्वर्टेड अम्ब्रेला ये अपनी ज्योमेट्री को इन्वर्ट कर लेता है। तो इन्वर्जन नेसेसरीली टेक्स प्लेस इन दिस SN2 मैकेनिज्म। इसको हम वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं, वॉल्डन नाम के साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया था। तो इस तरह से इसमें इन्वर्जन होता है। SN1 मैकेनिज्म में इन्वर्जन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में हो जाते हैं, क्योंकि इनमें आयनाइजेशन नहीं होता, इसलिए इनको पोलर सॉल्वेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो दिस इज अबाउट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस
का जो पार्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसको आपको इसी तरह पॉइंट वाइज डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि क्वेश्चन भी ज़्यादातर इसी तरह आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो इसी तरह अगर आप पॉइंट वाइज सेम पॉइंट्स को एक साथ लेते हुए अगर आप इसको डिस्क्राइब करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो बिल्कुल टू द पॉइंट बनेगा। तो इसके साथ आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। थैंक यू।